बहुत पुराने समय की बात है। विजयनगर नाम का एक संपन्न राज्य था। वहाँ का राजा कृष्णदेव अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसकी एक बेटी थी अवंती। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। पिताजी, मुझे सुनहरे बालों वाली गुड़िया चाहिए। मेरी प्यारी बच्ची, हाँ हाँ जरूर, मैं आज ही मंगवा देता हूँ। फिर एक बार राजा की बेटी यानी राजकुमारी अवंती को नींद नहीं आ रही थी। उसने राजा को अपने पास बुलाया। क्या बात है मेरी बच्ची, आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ पिताजी, मैं रोज चांद देख के सोती हूँ, पर आज तो कोई चांद ही नहीं है। तो पिताजी, आप मेरे लिए मेरा खुद का चांद ला दोगे क्या? चांद चाहिए मेरी बेटी को? क्यों नहीं, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें ला के दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं कल ही अपने मंत्रियों को बोलता हूँ चांद लाने के लिए। और फिर अगले दिन राजा ने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और सब समझाते हुए कहा, मंत्री जी, राजकुमारी अवंती को खेलने के लिए चांद चाहिए। आप जल्दी से जल्दी इसका प्रबंध करा दीजिए। क्या महाराज, चांद चाहिए? चांद कोई खिलौना नहीं है। आप दुनिया में कोई भी वस्तु मंगा लीजिए तो मैं मंगा सकता हूँ, पर चांद तो कोई वस्तु नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। आपसे नहीं होगा? ठीक है, एक काम कीजिए, राजगुरु जी को भेजिए। उसके बाद राजगुरु को बुलाया गया। महाराज, आपको चांद चाहिए? महाराज, भला चांद को धरती पे कैसे लाया जा सकता है? वो यहाँ से लाखों मील दूर है और ये तो असंभव है। राजगुरु जी, आप तो विद्वान हैं। आप अगर ऐसा कहेंगे तो किसी और से क्या उम्मीद की जा सकती है? महाराज, मैं अपने ज्ञान से ही आपको बता रहा हूँ, चांद को पाने की ख्वाहिश व्यर्थ है। नहीं, हमने अपनी बच्ची को वचन दिया है और एक राजा का वचन जरूर पूर्ण होगा। मंत्री जी, आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी हमको चांद लाके देगा उसको इनाम दिया जाएगा। और मंत्री जी ने राज्य में घोषणा करवा दी। सुनो सुनो सुनो, सभी नगरवासी सुनो, राजा का आदेश सुनो। राजकुमारी अवंती को चांद चाहिए। जो भी व्यक्ति ये करने में सक्षम हुआ उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। और सब जगह बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। सुना कर लो, राजा की बेटी को चांद चाहिए। क्या कहा? चांद? क्यों नहीं, चांद तो हमारे गली में रोज दूध लेके आता है। क्या? कौन? अरे वो चंदू, उस गंजे के तो सिर पे ही चांद है। फिर अगले दिन राजा की सभा में कोई नहीं आया। राजा ये देख के उदास हो गया। ओह, लगता है हमारे राज्य में कोई भी काबिल इंसान नहीं है जो हमारी बिटिया के लिए चांद ला सके। तभी वहाँ सभा में एक बच्चा आया। महाराज की जय हो, मेरा नाम तेनाली है और मैं रानी बिटिया के लिए चांद ला सकता हूँ। अरे नन्हे बालक, जो काम बड़े बड़े लोग, हमारे मंत्री और राजगुरु भी करने में असमर्थ हैं, वो काम तुम इतने छोटे होके कर सकते हो? जी महाराज, आप मेरी उम्र पे ना जाइए, मैं चांद पकड़ने में माहिर हूँ। बस मेरे कुछ सवाल है, आप रानी बिटिया से पूछ लीजिए कि उन्हें कितना बड़ा चांद चाहिए। ठीक है, क्यों ना तुम स्वयं ही पूछ लो। वैसे भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं आया जो चांद लाके दे सके। राजकुमारी, क्या आप बता सकती हैं कि आपको कितना बड़ा चांद चाहिए? चांद तो चांद जितना बड़ा ही चाहिए ना। अच्छा, और चांद कितना बड़ा है? बहुत आसान है, चांद मेरे अंगूठे के नाखून जितना बड़ा है, क्योंकि जब मैं उसे अंगूठे के पीछे से देखती हूँ तो वो मुझे दिखाई नहीं देता।
ठीक है राजकुमारी, मैं जल्दी ही आपके लिए चांद का प्रबंध करता हूँ। और फिर तेनाली ने बाजार जाके एक दुकान में पूछा, अरे भैया, जरा एक पाव बताशे देना। तेनाली वहाँ से बताशे खरीदकर उनको खाता हुआ दरबार में वापस पहुँचा। महाराज महाराज, काम हो गया। ये लीजिए, राजकुमारी के लिए चांद मिल गया। अरे इतनी जल्दी? पर ये क्या? ये तो बताशे जैसा है। जी महाराज, यही चांद है। चांद गोल होता है, सफेद होता है और उस पे गड्ढे भी होते हैं। अच्छा, तो क्या मैं अवंती को ये दे दूं? जरूर महाराज जी, राजकुमारी इसे देख के बहुत खुश होगी। और राजकुमारी अपने चांद को देख के बहुत खुश हुई और खेलने लगी। खेलते खेलते रात हो गई और महाराज और तेनाली दोनों राजकुमारी से मिलने आए। तेनाली ने राजकुमारी से पूछा, अच्छा राजकुमारी अवंती, जरा ये तो बताओ कि जब चांद तुम्हारे हाथ में है तो वह आसमान से कैसे निकला? ऐसा कैसे हो गया? अरे भुट्टू, तुमको इतना भी नहीं समझता। देखो, अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक दांत टूट गया था, पर फिर बाद में वैसा ही दांत दोबारा निकल आया। ठीक वैसे ही जब चांद मैंने ले लिया तो दूसरा चांद निकल आया। और ये सब सुन के राजा को तसल्ली हुई और वो हंस पड़े। चलो बच्चों, अब तुम खेलो। और तेनाली, तुम हमारे महल में खेलने के लिए जब भी मन करे आ सकते हो। धन्यवाद महाराज जी। और मेरा इनाम? अरे वो हम कैसे भूल सकते हैं। हाँ हाँ जरूर। बाबू बगुला बहुत ही तेज बगुला था। वो नन्ही नदी में शिकार करता था और जिसको चाहे मारकर खा जाता था। सब जानवर बाबू से नफरत करते थे। इसको छोड़ो, इसको खाओ, क्यों 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 क्यों, इसको छोड़ो, इसको खाओ, क्यों 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 क्यों। मेंढक मामा भाग, आज तेरी शामत आई। मेंढक मामा भाग, आज तेरी शामत आई, आज तेरी शामत आई। बाबू बहुत तेज है प्यारे, नहीं बच्चेगा भाई, नहीं बच्चेगा भाई, नहीं बच्चेगा भाई, नहीं बच्चेगा भाई। तड़पेगा तो भी एक दिन, हाँ जितना तड़पाएगा। तड़पेगा तो भी एक दिन, हाँ जितना तड़पाएगा। जो है आज हाल मेरा वो तेरा हो जाएगा। जो है आज हाल मेरा वो तेरा हो जाएगा। बच्चा 10 मिनट से जन्मा वो बाहुबली आएगा। बच्चा 10 मिनट से जन्मा वो बाहुबली आएगा। जिसके हाथों से ही तू कितन मारा जाएगा। जिसके हाथों से ही तू कितन मारा जाएगा। नहीं किसी में हिम्मत होगी मुझसे टकराएगा। नहीं किसी में हिम्मत होगी मुझसे टकराएगा। इस नदी में बाबू सबको कच्चा ही खा जाएगा। इस नदी में बाबू सबको कच्चा ही खा जाएगा। धीरे धीरे बहुत वक्त बीत गया। बाबू अब बूढ़ा हो गया था और कमजोर भी। अब पहले जैसी मछली नहीं पकड़ पाता था। उफ, ये बूढ़ापा, अब तो ज्यादा उड़ा भी नहीं जाता। जोरों की भूख लगी है पर कोई मछली भी हाथ नहीं आ रही। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। यहाँ बैठ जाता हूँ।
उसको ऐसे उदास देख के पानी के सब जानवर सोच में पड़ गए। वो देखो, बगुला आज कैसे उदास बैठा है, लगता है आज ये मर जाएगा। अच्छा है, बहुत आतंक था इसका नंदी नदी में। सो तो है बहन, पर हमको इसके बुरे वक्त पे उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आओ बात करते हैं इससे। पागल है क्या, खा जाएगा तेरे को। 2 हफ्ते से कोशिश कर रहा है, उसके पास आने से पहले ही मैं निकल जाती हूँ। डरो मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे बाबू, क्या हुआ? आज तो तुम तालाब के किनारे ही बैठे हो, शिकार नहीं करोगे? नहीं मछली रानी, आज मन खराब है। बहुत ही बुरी खबर पता चली है। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? इंसान आ गए हैं। वो नन्ही नदी के पानी को रोक रहे हैं। सब मर जाएंगे। सारा जीवन इस नदी पे ही गुजरा है। आज जब ये पता चला तो मेरी भूख प्यास सब चली गई। ओ मेरी प्यारी नन्ही नदी। क्या? अगर नदी में पानी नहीं होगा तो तुम तो उड़ जाओगे, पर हम सब मारे जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं इंसान लोग? सुना है मोटी नदी में जाएगा सारा पानी। कुछ नदियों का जोड़ तोड़ कर रहे हैं। उन्हें हमारे जीने मरने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं, रुको, मैं सभा बुलाती हूँ, सारे जानवरों को इकट्ठा करती हूँ। खेकड़ा भैया चलो, बहुत बुरी खबर है, नदी सूखने वाली है, सब मरेंगे। कुछ भी, हमारी नन्ही नदी में तो बहुत पानी है, गर्मियों में भी नहीं सूखती। कौन बोला? बाबू बगुले ने बताया, उसने खुद इंसानों से सुना है। मोटी नदी में भेजेंगे इसका पानी। ये तो बहुत डरावनी बात है। सबको बुलाओ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अरे बाबू भैया, ये क्या खबर लाए हो? क्या हम सब मरने वाले हैं? हाँ झींगा, जल्दी ही नदी का सारा पानी बंद कर दिया जाएगा। सारे प्राणी मरेंगे। ये सुन के मैं सुबह से उदास हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे, हमको बचा लो बाबू, प्लीज कुछ करो। मेरा तो जीवन अब पूरा होने आया है। मैं तो तुम लोगों के लिए ही परेशान हूँ। अगर सब बड़ी नदी में चले जाएं तो बच सकते हैं। ले चलो ले चलो, हमें बड़ी नदी ही ले चलो भैया, प्लीज बचा लो। अब ये बुढ़ा मुश्किल से 1-2 को ही उठा सकता है। सबको ले जाते तो बहुत दिन लग जाएंगे। अब नदी तो 2-4 दिन में सूखनी जाएगी वैसे भी। बात तो सही है। चलो रोज 2 प्राणियों को पहुंचा दिया तो भी जीवन के कुछ पाप धुल जाएंगे। थैंक्स बाबू, थैंक्स। मुझे और मेरे बच्चों को आज ही ले चलो। ठीक है, आओ कोशिश करते हैं। अगर मैं थक गया तो पहाड़ी पे रुक जाऊंगा जरा देर। फिर बगुला लाल मछली को पहाड़ी पे ले जाकर खा गया। ऐसे ही रोज एक मछली को बड़ी नदी ले जाने के बहाने खाने लगा। फिर एक दिन केकड़ भाई की बारी आई। और बाबू बगुला जी, आज मुझे ले चलोगे नदिया पार? कैसा माहौल है वहाँ? सब लोग खुश तो है ना वहाँ? हाँ, सब बहुत खुश हैं। आज तुम्हारा नंबर है। चलो खुद ही पहुंच के देख लेना, पर ज्यादा हिलना डुलना मत,
मुझे उड़ने में तकलीफ होती है। मैं तो पीठ पे बैठूंगा, बिल्कुल नहीं हिलूंगा। तुमको तकलीफ नहीं होने दूंगा बाबू भैया। ठीक है चलो। ये केकड़ आज मेरे हाथों मारा जाएगा। केकड़ भाई, मैं थक गया उड़ते उड़ते। अभी उस पहाड़ पे जाके थोड़ा आराम करेंगे। वो पहाड़? अच्छा। बाबू, ये क्या? हम सब ने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने ऐसा धोखा दिया। तो क्या करता, भूखा मरने से तो बेहतर था। चलो अब ज्यादा उड़ो मत, आज तुम्हें पकड़ के खाने वाला हूं मैं। गलत पंगा लिया तूने बाबू। मैं कोई मछली नहीं जो तू गप कर जाएगा। तू जानता नहीं है मुझे। और फिर केकड़े ने अपना पंजा खोला और बगुले की गर्दन को कस के काटने लगा। ये क्या? छोड़ो मुझे। मैं आज सब जानवर का बदला लूंगा बाबू। तू आज नहीं बचेगा। फिर बाबू बगुला भी उसी पहाड़ी पर मर गया जहां उसने सबको मारा था। उसके बाद बड़ी मुश्किल से केकड़ चल चल के नदी पर पहुंचा। वहां पहुंच के उसने सब जानवरों को सारी बात बताई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। लाल मछली और उसके बच्चों के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं सोच रहा था वो वहाँ खुश होंगे। हाँ, वही मैं सोचूं। इतने दिन से पानी तो जरा भी कम नहीं हुआ। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। आज के बाद किसी बगुले पे कभी भरोसा नहीं करूंगा। किसी पे आग बंद करके भरोसा मत करना। खैर, अपनी नदी, अपना घर सुरक्षित है। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये! ये कहानी है बहुत पुरानी। एक फार्म पे रहते थे एक नाना और एक नानी। उनकी कोई संतान नहीं थी, पर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। अजी सुनती हो, मैं फार्म पे जा रहा हूँ जानवरों को खाना देने। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना के लाती हूँ। आज एक सरप्राइज है। सरप्राइज? अरे वाह, तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। आ जाओ, मुझे इंतजार रहेगा। और ये कह के नाना काम पे चले गए और नानी सोचने लगी कि क्या बनाना है। आज मुझे बेकिंग करनी है। मुझे चाहिए मैदा, थोड़ा बटर, खूब सारी चीनी। अरे ये अदरक कब से रखा है? इसका कुछ नहीं बनाया तो ये खराब हो जाएगा। क्यों ना मैं जिंजर ब्रेड बनाऊं? मजेदार अदरक वाली जिंजर ब्रेड। इतना ही नहीं, मैं आदमी के शेप वाला जिंजर ब्रेड मैन बनाऊंगी। पहले आटा तैयार किया, अब इसको एक इंसान के शेप में काट देते हैं। गंजा जिंजर ब्रेड मैन। बिल्कुल इनके जैसा। अब चॉकलेट से 2 गोल गोल आंखें और ये प्यारी वाली स्माइल। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब बेकिंग के लिए तैयार है। इसको ओवन में रख देते हैं। फिर अब रुकना होगा। वक्त हो गया। हमारा जिंजर ब्रेड मैन अब पक के तैयार होगा। निकालते हैं।
ये हमने इसे ओवन से बाहर निकाला। थैंक यू। अंदर कितनी गर्मी थी, अब ठीक लग रहा है। हाँ। अरे रुक रुक, जा किधर रहा है? तू भाग गया तो मेरे पति क्या खाएंगे? मुझे पकड़ेंगे तो खाएंगे ना। ये मैं चला। पकड़ो पकड़ो, कोई तो पकड़ो। और तभी जिंजरब्रेड मैन पूरे जोर से वहाँ से भागा, घर के बाहर निकल गया, घास में होता हुआ खेत की तरफ। नानी भी उसका पीछा कर रही थी। मेरा यम्मी जिंजरब्रेड, मैं आज तुझको खा के ही रहूंगी। मैं हूँ नन्हा जिंजरब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और जिंजरब्रेड मैन भागता हुआ फार्म तक पहुंच गया। वहाँ उसको नाना जी ने देखा। उन्होंने देखा कि नानी भी पीछे पीछे भाग रही है, तो वो भी पीछा करने लगे। अरे पकड़ो उसको, यही तुम्हारा सरप्राइज है, एक जिंजरब्रेड मैन। जिंजरब्रेड, जिंजरब्रेड तो मेरे फेवरेट है, पर ये भाग क्यों रहा है? मैं इसको पकड़ लूंगा। इन बुढ़ी हड्डियों में अभी भी बहुत जान है। रुको मेरे प्यारे जिंजरब्रेड मैन। मैं हूँ नन्हा जिंजरब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर वो नन्हा जिंजरब्रेड खेत में बकरियों के पास पहुंचा। मैं खाऊंगी इसे मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लगने लगी। चलो बच्चों, इसको पकड़ के खाएंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजरब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। नानी नाना के बाद अब बकरियां भी पीछे लग गई, पर जिंजरब्रेड बहुत तेज था। वो आगे आगे, सब पीछे पीछे। फिर वो जिंजरब्रेड मैन पहुंचा मुर्गियों के पास। इसमें अनाज है, ये हमारा खाना है, इसको हम खाएंगे। चलो मुर्गियों। मैं हूँ नन्हा जिंजरब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। मुर्गियां भी पीछे लग गई। अब जिंजरब्रेड मैन निकला घोड़ों के आगे से, तेज भागता हुआ। ये खुशबूदार केक भाग रहा है। मीठा तो हमको भी पसंद है, हम तो इसको खाएंगे। सबसे तेज तो घोड़े ही भागते हैं, पकड़ लेंगे। मैं हूँ नन्हा जिंजरब्रेड जो सबसे तेज भागे। सब है मेरे पीछे और मैं हूँ सबके आगे। तुमको मुझको खाना है तो मेरे पीछे आओ। दम अगर है तुम में तो मुझे पकड़ के दिखाओ। घोड़ों को देखते ही जिंजरब्रेड मैन ने और तेज भागना शुरू कर दिया। कोई पकड़ नहीं पाया, बहुत दूर निकल गया। फिर थोड़ी देर बाद वो पहुंचा एक नदी के किनारे। भाई, इसमें तो पानी है, इसमें नहीं जा सकता मैं। क्या करूं? क्या करूं? वहीं पास में बैठी थी मेनका मगरमच्छ। जिंजरब्रेड मैन को देख के उसके भी मुंह में पानी आ गया। अरे प्यारे जिंजरब्रेड मैन, तुम यहाँ कैसे घूम रहे हो? आगे मत जाना, घुल जाओगे। अरे वो लोग मुझे खा जाएंगे, मेरे पीछे पड़ गए हैं वो सब। हाँ सुना मैंने, तुम्हारा गाना भी सुना, पर मैं तुम्हें बचा लूंगी माय फ्रेंड। मैं नदी में तैर सकती हूँ और तुमको उस पार ले जाऊंगी। पर तुम क्यों मेरी मदद करोगी? क्योंकि मैं हूँ मेनका मगरमच्छ, सबकी मदद करती हूँ और सब मेरे दोस्त हैं। खैर, मुझे अब जाना होगा। तुम चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। ये इतनी बुरी तो नहीं लगती है।
मैं इसकी पीठ पे बैठूंगा तो ये मुझे खा भी नहीं पाएगी। अच्छा चलो मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाता हूँ। और फिर जिंजरब्रेड मेनका की पीठ पे बैठ के गया। वो लोग नदी में चले गए। बाकी सब जिंजरब्रेड मैन के पीछे पीछे नदी के किनारे तक पहुंच गए। फिर उसको मगरमच्छ की पीठ पे बैठ के जाता देख उदास हो गए। लेकिन थोड़ी ही देर में, अरे तुम तो काफी भारी हो, पूरे 1 किलो होगे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। तुम अगर मेरे सर पे आके नहीं बैठे तो डूब जाओगे। हम मगरमच्छ अपनी पीठ ज्यादा देर पानी के ऊपर नहीं रख पाते। सर पे बैठना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तुमको तकलीफ तो नहीं दे सकता। और जिंजरब्रेड मैन मेनका के सिर पे बैठ गया। फिर जल्द ही, ओह, पर अब तो मेरे सर में दर्द होने लगा, बिल्कुल आंखों के बीच में। ऐसे तो मैं नहीं तैर पाऊंगी। तुम एक काम करो, मेरी नाक पे बैठ जाओ, तब ठीक रहेगा। जल्दी ही पहुंच जाएंगे हम। नाक पे? उफ। ठीक है, पर जरा धीरे से, मैं गिर ना जाऊं। और घबराता हुआ जिंजरब्रेड मैन मगरमच्छ की नाक पे बैठ गया। ये हुई ना बात, अब ये लो। और मेनका मगरमच्छ ने उसको हवा में उछाला और फिर मुंह में दबा लिया और खा गई। यम्मी, बहुत ही स्वादिष्ट था, मजा आ गया। हा हा हा। क्या सोचा था, मुझसे जीतोगे? मेनका मगरमच्छ सबसे तेज है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कभी कभी शारीरिक तेज होना काफी नहीं होता, दिमाग से भी जीता जा सकता है। फ्रेंड्स, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब अक्सर अपनों पे व्यर्थ ही गुस्सा करते रहते हैं। कई बार तो किसी और का गुस्सा किसी और पे भी निकल जाता है। तो ये कहानी है एक साधारण परिवार की। सुनील या फिर सोनू छोटा था पर हर बात पर गुस्सा करता था। अपने दोस्तों पे और माता पिता पे भी चिल्लाता। सब उसके गुस्से से परेशान थे। एक बार सोनू के पापा ने उसे बुलाया और कहा, सोनू बेटे, आज मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए बुलाया है। आज से 1 महीने के लिए हम एक नया प्रयोग करेंगे। ये लो हथौड़ी और ये कील का डब्बा। तुमको एक काम करना है बेटे। आज से जब भी तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम गुस्सा करने के बाद अपने बाड़े में हथौड़े से एक कील ठोक देना, ठीक है? ठीक है पापा, कील तो मैं ठोक लूंगा, पर मुझे गुस्सा कम करने को मत कहना। मेरा गुस्सा मेरे बस में नहीं होता। मुझे अगर कोई कुछ बोलेगा तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। सोनू को अजीब तो लगा, पर उसने अपने पापा की बात मान ली। ठीक है, पापा ने मुझे इतने प्यार से कहा तो मान लेता हूँ। और एक कीली तो ठोकनी है, कम से कम गुस्सा करने को मना नहीं किया। फिर हमारे प्यारे सोनू को उस दिन 8 बार गुस्सा आया। उसने गुस्सा किया और हर बार उतनी कील अपने बाड़े में जाके ठोक दी। अगले दिन 10 कील ठोकी। ऐसे कुछ दिन बीतने लगे और वो कील ठोकता गया। फिर धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा, यार अभी हर बार का कील ठोक ठोक के बोर हो गया हूँ। फालतू की मेहनत। अब पापा को प्रॉमिस किया है तो बंद तो नहीं कर सकता। क्यों ना अपने गुस्से को ही कम कर दूं। तो फिर सोनू ने निश्चय किया कि वो गुस्सा कम करेगा और जल्दी ही उसकी कीलें कम होने लगी। कभी 4, कभी 2 और एक दिन तो ऐसा भी आया कि उसने कोई कील नहीं ठोकी, यानी गुस्सा ही नहीं किया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। आज के दिन मैंने एक बार ही गुस्सा नहीं किया। पापा को बताऊंगा तो वो तो बहुत खुश होंगे। पापा पता है क्या, आज मैंने किसी पे गुस्सा ही नहीं किया। मैंने अपने गुस्से पे काबू कर लिया है। अभी मुझे इन हथौड़े और कीलों की जरूरत नहीं है। अरे वाह सोनू, शाबाश।
ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं तुमको एक नया कार्य देता हूँ। आज से जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करोगे, उस दिन तुम बाड़े में से एक कील निकाल देना। सोनू ने सुना तो वो समझ गया कि पापा फिर से उसे कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो तैयार हो गया। पहले तो मैं बहुत सारी कील एक दिन में ठोकता था, अभी तो दिन में सिर्फ एक ही कील निकालनी है। इतनी मेहनत नहीं है, कर लूंगा मैं। अब सोनू किसी पे गुस्सा नहीं करता था। वो रोज अपने बाड़े से एक कील निकालता और अपने बीते हुए दिन की कामयाबी पे खुश होता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन ऐसा आया जब सारी कीलें निकल चुकी थी। मैंने कर दिया, सारी कीलें निकाल दी। अब पापा को बताता हूँ, वो तो बहुत खुश हो जाएंगे। पापा, सारी कीलें निकाल दी मैंने। मैं अब किसी पे गुस्सा नहीं करता और रोज एक एक करके बाड़े की सारी कील निकाल दी मैंने। अरे बहुत अच्छा, शाबाश मेरे बच्चे, मुझे तुम पे नाज है। अब तुम आओ मेरे साथ बाड़े पे और दिखाओ मुझे तुमने क्या किया है। देखो पापा, एक भी कील नहीं है। हाँ सही कहा, एक भी कील नहीं है। पर जरा बाड़े पे हुए इन कील के छेदों को तो देखो, ये कभी ठीक नहीं होंगे बेटे। ये बाड़े की लकड़ी प्रतीक है कि जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उनके रिश्ते पे हम अपने गुस्से से कील ठोक देते हैं। फिर वक्त से या माफी मांगने से हमारी वो कील निकल तो जाती है, पर उसके घाव कभी नहीं भरते। फिर वो लोग भी जो हमें बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे कहे हुए कड़वे शब्द कभी भुला नहीं पाते। हाँ पापा, मैं समझ गया आपकी बात। कई बार मैं अपने गुस्से में अपने दोस्तों को, माँ को और आपको भी कभी कभी बुरा भला बोल देता हूँ, पर अब मैं बदल गया हूँ और मुझे समझ गया है कि मुझे गुस्से से कोई फायदा नहीं होता। मैं इस बाड़े को फिर से पहले जैसा तो नहीं कर सकता, पर अब इस पे कोई नई कील नहीं ठोकूंगा। इतना तो कर ही सकता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे। दोस्तों, सोनू ने अपना सबक सीख लिया, पर क्या हम लोग भी खुद को बदल सकते हैं? कई बार हमको ऑफिस में बॉस से डांट पड़ गई तो हम उनको तो कुछ नहीं कह पाते, लेकिन घर आकर अपने बच्चों पर हम गुस्सा निकालते हैं। ये एक चक्र जैसा है, लेकिन अगर हम अपने गुस्से पे काबू करना सीख लें तो हम अपना ही नहीं औरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। तो ये थी हमारी कहानी गुस्से की कील। आशा है आपको पसंद आई। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई अच्छी कहानी हो तो हमको कमेंट्स में जरूर बताइए।